गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मेरे बैकग्राउंड में बड़ी अच्छी सी आवाज मुझे आती है चिड़ियाओं की। और मुंबई का ये जो एरिया है बेसिकली ये साउथ मुंबई है। साउथ मुंबई जिसको प्रॉपर आइलैंड बोलते हैं, ये वो वाला एरिया है। मतलब अंग्रेज लोग जब यहाँ आए थे तो सबसे पहला जो हम कहते हैं ना कि जहां पर वो अंग्रेज लोग अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाए उस समय, तो वो एरिया यही था। तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। कोलाबा वाला हिस्सा जहाँ पर ताज के सामने ही, जहां पर जब ब्रिटिश अधिकारी जब आया करते थे बाहर से, कहीं से ब्रिटिश अधिकारी, या हम कहते हैं शायद वो ब्रिटिश प्रिंस आए थे, तो उनके स्वागत के लिए बनाया गया था पूरा वो, है ना। अब एग्जैक्ट तो देखना पड़ेगा हिस्ट्री मुझे, लेकिन ये है कि मुंबई में मुझे लगता है कि ये वन ऑफ दी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस में से एक है जहां मैं रहता हूं, क्योंकि यहाँ पर जितना ग्रीनरी है, जितने बर्ड्स यहाँ पर हैं, जितनी चिड़िया यहाँ पर हैं, ये कहीं और देखने नहीं मिलता। इवन मैंने ऐसी आवाज पार्क में नहीं सुनी है। कई सारे दूसरे शहरों के पार्क में जाओ तो वहां इतनी अच्छी ब्यूटीफुल वॉइस नहीं आती है। मतलब भोपाल में बहुत साल रहा हूँ, पढ़ाई पूरी भोपाल में की है मैंने, 11-12 भोपाल में किया है मैंने। उसके बाद मैंने पूरा MBBS भोपाल से किया है, साउथ भी देखा हुआ है मेरा। पर इतनी सारी चिड़ियाएं जो यहाँ दिखाई पड़ती हैं वो मतलब पता नहीं आपके गांव में हो सकता है कि नहीं है, इतना आप बताइएगा जरूर मेरे को। हाँ, गांव में जरूर कि बड़ा पेड़ होता है, उसके नीचे आप बैठ जाओ शाम के समय तो चिड़ियाओं की आवाज सुनाई पड़ती है। पर यहाँ पर डाइवर्सिफाइड बर्ड्स है। सोचो कि यहाँ पर जब कुछ बाहर दाना डाल दें, आप भारती डालती है दाना, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा उसका, तो बहुत सारे तोते पैरट्स आते हैं, बहुत सारे 50-60 पैरट्स आते हैं इनके। और यहाँ पर छतों पर बहुत सारी चिड़ियाएं बैठी रहती हैं, मतलब डिफरेंट ही। अच्छा, मुंबई में आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में दिखाते थे वो कबूतर वाला सीन की दाना, जो बहुत सारे कबूतर, हजारों कबूतर उड़ रहे हैं। ये सेम चीज मैंने मालूम कहाँ देखी है, एक तो मुंबई में देखी मैंने और एक मैंने इस्तांबुल में देखी है। तुर्की में आप जो है, तुर्की में जो है वो जो इस्तांबुल है ना, वहां पर भी बहुत सारे कबूतर हैं जैसे मुंबई के अंदर है। खैर, ये तो बात की हमने अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी बुक है जो नेपोलियन हिल का बुक है। नेपोलियन हिल जो है वो वन ऑफ द वेरी फेमस ऑथर में से एक है USA के। तो इन्होंने बुक लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच। तो एक बड़ा अच्छा इन्होंने जो है इसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा आज। ये लिखते हैं कि देखो, आप इस पैराग्राफ का थीम ये है कि बताना चाहते हैं कि कई सारे लोग जो है वो अपनी लाइफ में असफल होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, और वो उसके बारे में क्या अपना लॉजिक देते हैं, क्या कहते हो। जो लोग सफल नहीं होते उनमें एक महत्वपूर्ण गुण कॉमन होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनका प्योर हिंदी है तो उसको मैं ठीक कर रहा हूं, या तो प्योर इंग्लिश या प्योर हिंदी, तो मैं इंग्लिश में एक्सप्रेस कर रहा हूं उसको। जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते उनमें एक महत्वपूर्ण गुण कॉमन होता है, वे असफलता के, मतलब अनसक्सेस के, फेलियर के, असफलता के सारे कारण जानते हैं। वे अपनी उपलब्धि के अभाव को स्पष्ट करने के लिए पुख्ता बहाने बनाते हैं। इनमें से कुछ बहाने चतुराई भरे होते हैं और इनमें से कुछ तथ्यों द्वारा तर्कपूर्ण भी महसूस होते हैं। मतलब ऐसे बहाने देंगे कि आपको लगेगा कि बिल्कुल यार यही सही है ना। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देंगे आपको वो, ठीक है। परंतु बहानों का प्रयोग आप धन की तरह नहीं कर सकते। दुनिया केवल एक चीज जानना चाहती है, क्या आपने सफलता हासिल की है। एक चरित्र विश्लेषक ने सबसे आम बहानों की एक सूची तैयार की है। जब आप इस सूची को पढ़ें तो सावधानी से खुद की जांच करें और यह तय करें कि आप इनमें से कितने बहाने बनाते हैं। याद रखें, इस पुस्तक में सिखाई गई फिलॉसफी के द्वारा आप इन बहानों का नामो निशान मिटा सकते हैं। अब देखो, वो एक आम आदमी कितने बहाने बनाता है उसकी लिस्ट दे रखी उन्होंने। अगर मेरे पास परिवार ना होता और पत्नी ना होती, भैया ये शादीशुदा लोगों के लिए, कई लोग कहते हैं भैया मेरी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं, परिवार बंधा है, परिवार वाला आदमी नहीं कर सकता है। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे पास पत्नी और परिवार ना होता, अगर मेरे पास पर्याप्त प्रेशर होता, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास अच्छी एजुकेशन होती, अगर मुझे कोई नौकरी मिल गई होती, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता, अगर मेरे पास समय होता, अगर समय बेहतर होता, अगर लोग मुझे समझ पाते, अगर मेरे चारों तरफ की परिस्थितियां भिन्न होती, अगर मैं अपनी जिंदगी दोबारा जी सकता, अगर मैं इस बात से नहीं डरता कि लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे अवसर मिला होता,
अगर मेरे पास एक अवसर होता, अगर दूसरे लोगों ने मुझे इस हालत में नहीं पहुंचाया होता, अगर दूसरों ने मुझे धोखा नहीं दिया होता, अगर मुझे रोका नहीं गया होता, अगर मैं युवा होता, अगर मैं वह कर सकता जो मैं चाहता हूं, अगर मैं अमीर पैदा हुआ होता, अगर मैं सही लोगों से मिल पाता, अगर मुझ में वह प्रतिभा होती जो दूसरों के पास है, अगर मुझ में दिलेरी होती, अगर मैंने पिछले अवसरों का लाभ उठाया होता, अगर लोग मुझ पर इतने हावी ना होते, अगर मुझे घर ना संभालना होता, अगर मुझे बच्चों की देखरेख ना करनी होती, अगर मैं कुछ सेविंग कर पाता, अगर मैं बॉस की तारीफ कर पाता, अगर कोई मेरी मदद करता, अगर मेरा परिवार मुझे समझ पाता, अगर मैं बड़े शहर में रह रहा होता, अगर मैं शुरू कर पाता, अगर मैं सिर्फ फ्री होता, अगर मेरे पास कुछ लोगों जैसा पर्सनालिटी होती, अगर मैं इतना मोटा ना होता, अगर मैं इतना पतला ना होता, अगर मेरी प्रतिभाएं लोगों को पता चल जाती, अगर बस मुझे एक ब्रेक मिल गया होता, अगर मैं कर्ज में ना होता, अगर मैं असफल ना हुआ होता, अगर मैं जानता कि कैसे करना चाहिए, अगर हर आदमी ने मेरा विरोध ना किया होता, अगर मेरे पास सारी चिंताएं ना होती, अगर मेरी शादी किसी सही व्यक्ति से हो गई होती, अगर लोग इतने गूंगे ना होते, अगर मेरा परिवार इतना फिजूल खर्च ना होता, अगर मुझे खुद पर भरोसा होता, अगर किस्मत मेरे खिलाफ नहीं होती, अगर मैं गलत नक्षत्र में मुहूर्त में पैदा ना हुआ होता, अगर जो सच नहीं होता कि जो होना है वह होगा, अगर मुझे कड़ी मेहनत ना करनी होती, अगर मेरी किस्मत साथ देती, अगर मैं किसी दूसरे इलाके में रह रहा होता, अगर मेरा पड़ोस ठीक होता, अगर मेरा अतीत ना होता, अगर मेरा खुद का बिजनेस होता, अगर लोग मेरी बात सुन पाते। अब देखो इतनी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है कि अगर, और सबसे बड़ा बहाना है कि अगर मेरे पास साहस होता कि मैं अपने आप को सच्चे रूप में देख पाता, अगर मैंने यह पता लगाया होता कि मुझ में क्या गड़बड़ है और मैंने उसे सुधारा होता, तब मेरे पास अपनी गलतियों से लाभ उठाने का अवसर होता, दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना मैं वहां नहीं होता जहां मैं हूं। अगर मैंने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने में अधिक समय दिया होता और उन्हें छुपाने के लिए बहाने बनाने में कम समय लगाया होता। आप सुनिए, ऑथर कहता है, अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए बहाने बनाना एक नेशनल हॉबी बन चुका है कि भैया आप असफल है तो कोई बढ़िया तगड़ा सा बहाना बना लीजिए आप, ठीक है। अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए बहाने बनाना एक राष्ट्रीय शौक बन चुका है। यह आदत उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव जाति, और यह आदत सफलता के लिए घातक भी है। लोग अपने पेटेंट बहानों को इतना जकड़े रहते हैं, लोग अपने पेटेंट बहानों को इतना जकड़े क्यों रहते हैं? जवाब स्पष्ट है कि वे अपने बहानों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी रचना की, इसको बनाया उन्होंने बहाने को। किसी आदमी का बहाना उसकी अपनी कल्पना का शिशु होता है, उसके अपने बेबी के समान होता है। अपने बेबी की रक्षा करना इंसान का स्वभाव होता है कि वो उसने बहाना बनाया है जो उसके बच्चे के समान पाल रहा है उसको। बहाने बनाना एक ऐसी आदत है जिसकी जड़ें गहरी होती है। आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है, खासकर जब वे हमारे कामों को उचित सिद्ध करती हों। प्लेटो के मस्तिष्क में यही बात थी, जिसके कारण उन्होंने कहा था, खुद को जीतना सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है। खुद के द्वारा जीते जाना सभी चीजों में सबसे शर्मनाक और बुरी चीज है। खुद को जीतना है, खुद के द्वारा जीता नहीं जाना है कि आपका मन जो सोचा वो उसने आपको कब्जे में कर लिया। आपको जीतना है मन को अपने। एक और दार्शनिक के मस्तिष्क में भी यही विचार था और उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था जब मैंने पाया कि दूसरों में मैं जितनी कुरूपता देखता था उसमें से अधिकांश मेरे अपने स्वभाव का ही प्रतिबिंब थी। मतलब मैं दूसरों में बहुत बुराइयां देखता था, मैंने पाया कि अधिकांश बुराइयां तो मेरे अंदर ही है। यह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहा है। अल्बर्ट हावर्ड ने कहा था कि लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए बहाने बनाकर खुद को जानबूझकर धोखा देने में इतना अधिक समय बर्बाद क्यों करते हैं। अगर इसका कोई भिन्न उपयोग किया जाए तो यही समय उस कमजोरी को सुधारने के लिए पर्याप्त होगा, तब बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग इतना टाइम लगाते हैं बहाने बना के उसको जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं, उसको लोगों को बताते रहते हैं। यदि उतना समय वो सही जगह पे लगा देंगे तो बहाने बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
जीवन शतरंज का खेल है और आपका विरोधी खिलाड़ी है समय। जीवन शतरंज का, चेस का गेम है और आपका अपोजिशन, आपके साथ जो अपोजिट खेल रहा है वो है टाइम। अगर आप आगे बढ़ने में झिझकते हैं या तत्काल आगे बढ़ने में लापरवाही बरतते हैं तो समय आपके मोहरों को बोर्ड से हटा देगा। समय आपके बोर्ड से, चेस के गेम से आपके मोहरों को मार देगा। आप ऐसे विरोधी के खिलाफ खेल रहे हैं जो अनिर्णय को, जो डिसीजन ना लेने को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले आपके पास इस बात का तार्किक बहाना हो सकता था कि आप जीवन में अपनी मनचाही चीज क्यों हासिल नहीं कर सकते हैं, परंतु अब वह बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास एक मास्टर की है जो जीवन की दौलत के खजाने को खोलती है। तो देखो, इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नेपोलियन हिल ने कही है वो ये कही है कि हमारी प्रवृत्ति है, हम बहाने बनाना जानते हैं, हम उन्हें क्रिएट करते हैं, उनको जस्टिफाई करते हैं, उनमें फैक्ट को लाके जोड़ते हैं हम। लेकिन सच बात तो यह है कि लाइफ में दो ही चीजें होती है बेटा, एक होती है फेलियर और एक होती है सक्सेस। ठीक है ना? मैं कहता हूं, मैं पर्सनली कहता हूं कि यदि आप पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फेल जैसी कोई चीज नहीं होती है। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। सीख कर यदि आप फिर से खड़े होते हैं तो जीतने के लिए फिर आप आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन मैं वही कहता हूं कि जो सरेंडर करते हैं, जो इस समय भी हार मानते हैं, जो अपने ऊपर जिनका कंट्रोल नहीं है, जिनको लगता है पूरे समय कि भाई कोई हमको अंदर से उनको स्पार्क नहीं, अंदर से एनर्जी नहीं आती है, तो बेटा बाहर का फोर्स बहुत लंबा नहीं चलेगा। आपको अपने अंदर इंटरनल कंबंजन चालू करना पड़ेगा, अपने अंदर का इंजन चालू करना पड़ेगा, तो आप सक्सेसफुल होंगे। कोई बहाना मत बनाइए। दुनिया को आपके बहाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सच बता रहा हूं। वो सिर्फ आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने स्वाभिमान को चोट ना पहुंचे, अपने खुद के ईगो को चोट ना पहुंचे, तो जितने बहाने होते हैं वो सब ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अरे सर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, अरे सर ये था, सर यह था, मेरे तो ये था, ये फला हो गया। वो सब बेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझाने के तरीके होते हैं कि हम आज जहां पहुंचने थे वहां क्यों नहीं पहुंचे। वो तरीके हमारे अपने आप को समझाने के लिए। दूसरे आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपको देखता है कि आप फेलियर हैं या सक्सेसफुल हैं। वो ऐसे ही ना समाज है ना, जिस समाज में रह रहे हैं वहां पे क्या सिक्का चलता है, यानी आपका यहाँ पे जो कॉइन चलता है वो सक्सेस का ही कॉइन चलता है। और आपको एक बार नहीं, जिंदगी में हर बार देखो, कई बार आपको हार भी होगी, कई बार जीत भी होगी। हारोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो फिर लड़ोगे, फिर जीतोगे। मैं हमेशा कहता हूं, ना जीत में ना हार में यकीन है, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। तुम कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। मन में एक बात रखो, मैं अपने आप को कोई बहाना नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट टेल एनीथिंग टू एनीवन और टू माई सेल्फ। मैं अपने आप को कोई बहाना देकर जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। मैं इस बात को मान लूंगा कि हाँ मेरी गलती है, मुझे ठीक करना चाहिए था, लेकिन मैं क्यों नहीं कर सकता, अब क्यों नहीं कर सकता। जीवन में अवसरों की कमी नहीं है, हर लेवल पर अलग अलग प्रकार के अवसर आते हैं, लेकिन वही बात है कि आप उन्हें कैसे टैकल करते हैं, कैसे उनको लेके आगे बढ़ते हैं, इस पर डिपेंड करता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है वो भी एक अवसर होता है। तुम्हें क्या लगता है, नीट का एग्जाम है, IIT, भाई ये भी अवसर है। ये अवसर है कि तुमको IIT के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, ये अवसर है कि तुमको मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, ये अवसर है, सारे अवसर हैं। आज नहीं तो किसी और चीज के लिए करना पड़ेगा। जब तुम इंटरव्यू के एक सामान्य डिग्री लेके इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट मेरे पास आते हैं, तो उनमें भी मैं क्या देखता हूं, उनमें मेरे पास में जब भी कभी कोई रिज्यूम सबमिट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, तो मैं उनमें क्या देखता हूं, उनमें मैं देखता हूं कि बंदे में कॉन्फिडेंस कितना है, कितना कन्विक्शन अपने काम के लिए। मैं मजबूर आदमी को, जो बहुत मजबूर आदमी है, जिसको बहुत आवश्यकता है, उसको छोटा मोटा जॉब है तो चलो ऑफर कर दे, पर जो बड़ा काम है, रिस्पॉन्सिबल वाला काम है, वहां पर मैं वही आदमी चुनता हूं जिसको अपने ऊपर यकीन हो, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, जिसके अंदर खुद जो है वो, जिसमें, और आपको तो जब सामने वाला व्यक्ति जब मिलता है ना, तो आपकी एनर्जी को वो फील कर लेता है वो। अब मेरे टाइप के पास तो मैंने बहुत सारी हायरिंग कर रखी, तो मेरे को तो अनुभव है, मैं खुद ही करता हूँ सब। मतलब मेरे पास कोई अलग से HR का कोई अलग डिपार्टमेंट हो, कोई अलग से बहुत बड़ी टीम हो, कुछ नहीं है। हम लोग एक एक रुपए का बहुत ही जुडिशियस इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम किसी हायरिंग को करते हैं फाइनली मुझसे बात करने के बाद ही, क्योंकि मुझे मालूम है बायोमेंटर्स का अपना एक कल्चरल वैल्यू है, बायोमेंटर्स का अपना एक सिद्धांत है, जो उस सिद्धांत से मैच नहीं करेगा वो यहाँ नहीं रह पाएगा, उसको यहाँ पे हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ये परिवार है, यहाँ पर जो है वो आप बिजनेस मॉडल के लिए या किसी चीज के लिए नहीं है, आप यहाँ पे फैमिली का हिस्सा बने। हमारे बच्चे हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है, उनकी कोई भी कंप्लेंट, कोई भी शिकायत जो है हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है हमारे लिए। एक मेल हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है।
तो मैं वही बोलता हूं कि अपने अंदर से ऊर्जा का संचार कीजिए कि दूसरा सामने वाला भी फील कर सके, क्योंकि बहाने बनाने को तो जिंदगी भी कम पड़ जाएगी, है ना बेटा। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।